सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर BEGLA बेगला 137 लैंग्वेज टू लिटरेचर का। आज हम ये ब्लॉक 2 का हम पढ़ेंगे आज यूनिट 8। और अब तक के हमने प्रीवियस वीडियोस में ब्लॉक 1 पूरा कंप्लीट किया है। ब्लॉक 1 के 4 यूनिट्स एंड ब्लॉक 2 के 3 यूनिट हमने कवर कर चुके हैं, ठीक है। और आई होप कि आपने वो वीडियोज़ देखे होंगे, और अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप पहले वो वीडियोज़ देखें, देन आप ये यूनिट 8 कवर करें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 8 जो कि है फिगर ऑफ स्पीच थर्ड पार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिकली हमें इस यूनिट में 3 फिगर ऑफ स्पीचेस पढ़ने हैं। पहला एलेगरी, दूसरा सिंबल, तीसरा इमेजरी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 8। जो पहला टॉपिक है हमारा एलेगरी। तो एलेगरी क्या होता है? ये एक टाइप ऑफ स्टोरी है या पिक्चर कह लो, जिसके अंदर एक हिडन मीनिंग होती है, ठीक है। इट हैज़ अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी कह सकते हो। मतलब एक स्टोरी है जिसके अंदर एक हिडन स्टोरी है, जिसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। और बहुत ही कह लो कि वो कुछ कन्वे करना चाह रहा है वो स्टोरी, तो उसे हम एलेगरी कहते हैं। अ टाइप ऑफ स्टोरी पिक्चर विद अ हिडन मीनिंग, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं एलेगरी, ठीक है। एलेगरी इज अ लिटरेरी डिवाइस जिसमें कोई सिग्निफिकेंट या फिर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की जाती है थ्रू एक्सटेंसिव कंपैरिजन। एक्सटेंसिव कंपैरिजन के थ्रू कोई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट या समझाने की कोशिश की जाती है, तो उसे हम एलेगरी कहते हैं, ठीक है। ये एक तरीके का लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें कोई सिग्निफिकेंट या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाने की कोशिश की जाती है थ्रू एक्सटेंसिव कंपैरिजन, ठीक है। और कह सकते हो कि एलेगरी इज अ लाइक अ स्टोरी टेलर्स सीक्रेट कोड where things stand for something deeper than what meets the eye। मतलब देखो, एलिगरी कुछ स्टोरी टेलर्स का सीक्रेट कोड्स है, ठीक है। मतलब कुछ हिडन मीनिंग कह ही रहा है ना कि एलिगरी क्या होता है, टाइप ऑफ स्टोरी और पिक्चर विद अ हिडन मीनिंग। तो वही हिडन मीनिंग स्टोरी टेलर सीक्रेट कोड टाइप का होता है, जहाँ थिंग्स स्टैंड्स फॉर समथिंग डीपर। मतलब जो चीज़ें हैं जो वो कन्वे करना चाह रहा है राइटर, वो कुछ डीपर मीनिंग है, और जो आँखों से दिख रहा है उसके अलावा उसका मीनिंग कुछ डीपर है, ठीक है। जो आँखों से दिख रहा है वो नहीं, कुछ अलग मीनिंग है उसका, और वो डीपर है, ठीक है। एलिगरी इन्वॉल्व्स यूजिंग सिंबॉलिक एलिमेंट्स टू कन्वे डीपर मीनिंग्स ऑफन विद अ मॉरल और फिलोसफिकल मैसेज, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल में हमने बचपन में सबने कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की, कि उन दोनों में रेस होता है, और एट लास्ट क्या होता है, जो खरगोश होता है वो हार जाता है और जो कछुआ होता है हमारा वो जीत जाता है। तो देखो, नॉर्मली जब ऊपर ऊपर इस स्टोरी को देखा जाए तो इस स्टोरी में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये है कि हाँ, दो एनिमल्स के बीच में रेस हुई, ठीक है। और जो हमारा रैबिट होता है वो हार जाता है, और जो टर्टल होता है हमारा कछुआ होता है वो जीत जाता है उस रेस को। बट इसका डीपर मीनिंग क्या है कि देखो, भगवान ने सबको कुछ हिडन टैलेंट दिया होता है, और रैबिट के पास उतना स्ट्रेंथ था, स्पीड थी, बट वो अपने आलस के कारण कह सकते हो और लेजीनेस के कारण वो उस चीज़ को इम्प्लाई नहीं कर पाता है और वो रेस हार जाता है। बट जो टर्टल होता है उसके पास ना उतना स्ट्रेंथ है और ना उतनी स्पीड है, बट वो फिर भी कंटिन्यूअस उस रेस में भागता है और चलते रहता है, वो कहीं रुकता नहीं है, रेस्ट नहीं करता है। तो वो कंटिन्यूअस अपना काम करते रहता है, तो इसकी वजह से वो उस रेस को जीत जाता है, ठीक है। तो ये जो स्टोरी थी हमारी, ये एक हिडन मीनिंग के साथ बनाई गई है, तो इसमें एलिगरी का यूज़ किया गया है, ठीक है। और एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं भगवत गीता का, ठीक है, जिसमें पृथ्वी पर आए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मार्ग पर चलने के लिए उपयोग होने वाले अनेक चित्रों और कथाओं के माध्यम से उपदेश दिया है, ठीक है। इसमें हमें जीवन के मूल्यों और सिद्धांतों का अच्छा समझ मिलता है, जो साधारण चीज़ों के रूप में प्रस्तुत नहीं हो सकता है। तो हमारे एलिगरी के ये दो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक हमारा वो टर्टल और रैबिट वाली स्टोरी, एंड दूसरा भगवत गीता, ठीक है। देखो क्या क्या रखा है। एन एलिगरी इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग यूजिंग यूजुअली अ स्टोरी और अ डिस्क्रिप्शन इन विच द पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट एंड द इवेंट्स हैविंग मीनिंग एंड इम्प्लीकेशंस बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग। मतलब जो भी हमारा कह लो स्टोरी है या डिस्क्रिप्शन है, पीस ऑफ राइटिंग है, तो उस में जो पर्सन, प्लेस या ऑब्जेक्ट है उसके जो मीनिंग्स हैं वो कुछ अलग हैं लिटरल मीनिंग से। जो लिटरल उसका मीनिंग है उससे कुछ अलग ही मीनिंग है उसकी, ठीक है। इफ इट इज़ अ स्टोरी इट ऑफन इम्प्लाइज अ पेनिट्रेटिंग कमेंट्री ऑन लाइफ एंड सोसाइटी. The characters in the story often presents idea or qualities such as patience, purity, truth, falsehood, anger, jealousy, lust, greediness, etc. Allegory has been sometimes defined as extended or sustained metaphor
बिकॉज द थीम इज डेवलप्ड बाय अ सीरीज ऑफ मेटाफर्स। अब देखो क्या कह रहा है कि एलिगरी को हम बहुत बार एक्सटेंडेड और सस्टेन्ड मेटाफर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो थीम है वो डेवलप किया जाता है, मतलब जो एलिगरी का वो जो थीम है वो किससे डेवलप किया जाता है, सीरीज ऑफ मेटाफर, मतलब कंपैरिजन की गई है इसमें भी, कंटिन्यूअस थ्रू आउट द स्टोरी, मतलब जो पूरे स्टोरी एट लास्ट तक कंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है, थ्रू आउट द स्टोरी लिखा है। तो वही एग्जांपल मैंने आपको दिए कुछ, ठीक है। तो हम एलिगरी को एक्सटेंडेड और सस्टेन्ड मेटाफर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक सीरीज ऑफ मेटाफर्स के थीम पे बना होता है, ठीक है। तो एलिगरी बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं है एलिगरी में, बस बेसिकली इतना ही है कि एक टाइप ऑफ स्टोरी है, पिक्चर है, जिसके अंदर एक हिडन मीनिंग होता है, ठीक है। और एग्जांपल हम इसका एक ले सकते हैं, जैसे स्टोरी है मान लो जिसमें दो नेबर हैं, वो एक दूसरे पे पत्थर चला के एक दूसरे के घर पे मार रहे हैं, ठीक है। तो उस स्टोरी में जैसे हमने लिटरल मीनिंग ये दिखा हमें, जैसे पढ़े तो, कि जो दो नेबरहुड है उनके बीच में लड़ाई हुई है, तो वो एक दूसरे के घर पे पत्थर मार रहे हैं ना। बट उस स्टोरी का डीपर सेंस, मतलब हिडन मीनिंग ये था जब हम उसे पढ़े तो, कि ये जो दो नेबर हैं वो नेबर कंट्रीज़ को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों कंट्रीज़ में वॉर चल रहा है, ठीक है। जो मतलब दोनों नेबर हैं वो दूसरे दूसरे कंट्री को बिलोंग कर रहे हैं, जिन दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर चल रहा है, तो वो उस हिडन मीनिंग की बात कर रहा है, और वो मतलब पत्थर फेंक के एक दूसरे के घर को मार रहे हैं, मतलब वही वॉर चल रहा है को कन्वे कर रहा है। तो यही एक एलिगरी का एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यही था हमारा एलिगरी। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा सिंबल। देखो अब सिंबल क्या होता है, बहुत इजी ये भी टॉपिक है हमारा। अ सिंबल कैन बी अ साइन, अ मार्क, अ वर्ड और एन ऑब्जेक्ट लुक्ड अपॉन एज रिप्रेजेंटिंग समथिंग। जैसे सिंबल क्या होता है, कोई भी साइन, मार्क, वर्ड कह लो या ऑब्जेक्ट, जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव मैथमेटिक सिम्बल्स लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड फोनेटिक सिम्बल्स फॉर वेरियस साउंड्स। अब देखो फॉर एग्जाम्पल वी हैव मैथमेटिकल सिम्बल्स लाइक, जैसे हमारे पास मैथमेटिक्स में भी सिम्बल्स होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये भी सिम्बल्स हैं जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लस मतलब एडिशन, हमें किसी दो नंबर को ऐड करना होगा, ठीक है। माइनस सब्ट्रैक्शन, मतलब हमें दो या दो से ज़्यादा जितने नंबर दिए होंगे उन्हें सब्ट्रैक्ट करना होगा, माइनस करना होगा। मल्टीप्लिकेशन, ये सब, ठीक है। तो ये सब एक सिंबल हैं जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फोनेटिक सिंबल्स भी होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारे साउंड्स को, ठीक है। रेड इज यूजुअली अ सिंबल डेंजर, ठीक, एंड इज देयरफॉर यूज्ड एज अ ट्रैफिक सिग्नल टू इंडिकेट स्टॉप। अब जो रेड कलर होता है वो डेंजर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल में रेड स्टॉप को इंडिकेट करता है, ठीक है, कि रुक जाओ अभी। तो अ लीफ, अ ब्रांच और अ व्रेज ऑफ द ऑलिव ट्री इज अ सिंबल ऑफ पीस। मतलब जो ऑलिव ट्री का पत्ता है, ब्रांच है, वो किसका सिंबल है, वो पीस का सिंबल है, ठीक है। अ फ्लैग इज यूज्ड एज द डिस्टिंक्टिव सिंबल ऑफ अ कंट्री। तो जो फ्लैग होता है कंट्री का, वो डिस्टिंक्टिव सिंबल होता है, जिससे हम देख के बता सकते हैं कि ये इस कंट्री का फ्लैग है और वो दूसरी कंट्री का फ्लैग है, ठीक है। तो ये एक डिस्टिंक्टिव सिंबल है जो कंट्रीज को कह सकते हो क्लासीफाई कर रहा है, और मतलब डिस्टिंग्विश कर रहा है ना, मतलब डिफ्रेंशिएट कर रहा है कंट्रीज को। हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स। तो यहाँ कुछ इमेजेस दिए गए हैं सिंबल्स के, ठीक है, जो कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये तो डेंजर का हो गया, ये हमारा उसका हो गया, चर्च का सिंबल हो गया ये हमारा। क्रिश्चियनिटी कह सकते हैं, क्रिश्चियन पीपल्स। और ये रेलवे स्टेशन का हो गया, और रेलवे ट्रैक भी कह सकते हैं, ठीक है। स्पीच सिंबल ये था हमारा। अब आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड फिगर ऑफ स्पीच पे, जो है हमारा इमेजरी, ठीक है। तो राइटर और स्पीकर जो है वो वर्ड्स को इस तरीके से यूज़ करता है जो सुनने पढ़ने वाले को एक मेंटल पिक्चर या फिजिकल सेंसेशन मिल सके जिससे, ठीक है। तो इमेजरी क्या है, मे बी डिफाइंड एज अ प्रेजेंटेशन ऑफ सेंस एक्सपीरियंस थ्रू लैंग्वेज। मतलब ये ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं राइटर्स, ठीक है, जिससे जो रीडर है हमारा, ठीक है, या फिर लिसनर है, उसे एक मेंटल पिक्चर उसके माइंड में बनने लगे कि क्या वो बात कही जा रही है, और फिजिकल सेंसेशन महसूस हो, ठीक है। जैसे द वर्ड इमेज ऑफन सजेस्ट अ मेंटल पिक्चर एंड विजुअल इमेजरी इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट काइंड ऑफ इमेजरी इन लिटरेरी राइटिंग, बट एन इमेज में ऑल्सो रिप्रेजेंट अ साउंड, स्मेल, टेस्ट, अ tactile experience such as hardness, cold, etc., or an internal sensation such as hunger, thirst, है ना। तो क्या कह रहा है, देखो जो वर्ड इमेज है ना, उससे क्या हो रहा है कि एक मेंटल पिक्चर क्रिएट हो रहा है, विजुअल इमेजरी क्रिएट हो रही है। तो
जो कि कह सकते हो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है हमारा इमेज वर्ड। बट जो इमेज है वो और भी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे साउंड, स्मेल, टेस्ट, टैक्टाइल एक्सपीरियंस हो गया, हार्डनेस, कोल्ड, ये सब चीज़ें, ठीक है। और इंटरनल सेंसेशन जैसे हंगर, थर्स्ट, ये सब चीज़ें भी। द राइटर क्रिएट्स अ इमेज बाय यूजिंग विविड सेंसरी डिटेल्स एज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल: साइट अ स्पार्कलिंग डायमंड, hearing a shrinking siren, taste salty buttered popcorn, smell rotten eggs, touch a slimy creature। अब देखो इमेजरी क्या है, इज अ लिटरेरी टर्म यूज्ड फॉर लैंग्वेज और डिस्क्रिप्शन दैट अपीयर्स टू आवर फाइव सेंस। मतलब ये एक ऐसा लिटरेरी टर्म है, ठीक है, कि हमारे फाइव सेंस को रिलेट करेगा एक तरीके से। देखो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस हम कहते हैं द बेबी इज क्यूट, ठीक है, बट अगर हम उसमें इमेजरी का यूज करके बोले उसी सेंटेंस को, द बेबी वॉज एज पुडी एज अ मैश मैलो एंड हैड अ जेंट ब्राउन आईज, ठीक है। तो यहाँ जो वर्ड पुडी है, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि मतलब जो बेबी है वो बहुत चबी है, मैश मेलो की तरह, और उसके बहुत बड़े बड़े ब्राउन आईज हैं। तो मतलब उसकी एक इमेज माइंड में क्रिएट हो रही है कि वो बच्चा कैसा है, ठीक है। और वो सिंपल सेंटेंस में कहा जाए तो बेबी इज क्यूट, तो मतलब बस ठीक है कि हाँ क्यूट है, बट उसकी अब हमने डिटेलिंग दे दी कि हाँ वो कैसा है। द बेबी वॉज अ पडी एज अ मैश मेलो एंड हैड अ जेंट ब्राउन आईज। तो ये क्या है कि मतलब हमने उसकी डिटेलिंग दे दी, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे माइंड में एक उस बच्चे की इमेज क्रिएट हो रही है। तो ये इमेजरी का यूज हो गया, ठीक है। सेकंड है द एप्पल इज ऑन द टेबल। जो एप्पल है वो टेबल पे रखा हुआ है, तो उसी को हम अगर इमेजरी के साथ कहें, द ब्रूज्ड ग्रीन एप्पल इज ऑन द टेबल। तो ये जो ब्रूज्ड वर्ड है, तो इससे क्या हो रहा है कि मतलब जो हमारा एप्पल है वो मतलब उस एप्पल पे दाग है, चोट लगा हुआ वो एप्पल है और वो टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है। और ऐसे हमने उसको सिंपली कहा, तो जो एप्पल है वो टेबल पे रखा हुआ है, वो कैसा एप्पल है वो बताने से हमारे माइंड में एक इमेज उसकी क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ये होता है हमारा इमेजरी का यूज। इट इज़ ईजी टू सी दैट इमेजरी यूजेस कलरफुल वर्ड्स। इमेजरी में क्या होता है, कलरफुल वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, रंग बिरंगे नहीं, मतलब अलग तरीके से वर्ड्स को यूज़ किए जाते हैं विथ स्पेसिफिक मीनिंग टू क्रिएट अ पिक्चर इन द रीडर्स माइंड। मतलब हम वर्ड्स को इस तरीके से यूज़ करेंगे ताकि जो हमारा रीडर्स है, लिसनर है, उनके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो। द सेंटेंस डॉग मेड अ नॉइस डज नॉट गिव द रीडर्स अ वेरी क्लियर पिक्चर। जैसे एक सेंटेंस है द डॉग मेड अ नॉइस, जो डॉग है वो हल्ला मचा रहा है, ठीक है, तो इससे क्या है कि एक क्लियर पिक्चर नहीं मिला है, ठीक है, उस सेंटेंस का। But the sentence, the panting, struggling German Shepherd whimpered in his agony। तो अब क्या कह रहा है कि जो स्ट्रगलिंग जर्मन शेफर्ड था, दर्द हो रहा था, उसको चोट वोट लगी थी, ठीक है, तो वो अपने दर्द में इतना स्ट्रगल कर रहा था कि वो मतलब दर्द में फुसफुसा रहा था। फुसफुसा मतलब धीरे धीरे वो अपनी आवाज़ निकाल रहा था वो डॉग, ठीक है। इज मोर इफेक्टिव इमेज। तो ये जो स्टेटमेंट था, इससे उस डॉग की एक ज़्यादा इफेक्टिव इमेज मिली पहले वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम देखें तो। डॉग मेड अ नॉइस मतलब जो है वो ज़्यादा क्लियर पिक्चर नहीं मिल रही है, बट जब हमने उसको मोर थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ा कि द पेंटिंग स्ट्रगलिंग जर्मन शेफर्ड विम्पर्ड इन हिज एगनी, तो इसमें क्या हमको एक क्लियर ज़्यादा इमेज मिली कि वो जो डॉग था वो स्ट्रगल कर रहा है, उसको पेन हो रहा है, तो वो विम्पर्ड इन हिज एगनी मतलब वो अपने दर्द में फुसफुसा रहा है टाइप, ठीक है। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव इमेज मिल रही है इस स्टेटमेंट से उस डॉग की। यू नॉट ओनली सी एंड हियर द डॉग बट ऑल्सो गेट अ इम्प्रेशन ऑफ हिज सफरिंग। मतलब हमने उसको सिर्फ देखा और सुना नहीं, ठीक है, बट उसके इम्प्रेशन कि मतलब वो क्या सफ़र कर रहा है वो भी हमें पता चला। हियर द टू स्टेटमेंट विच सेज ऑलमोस्ट द सेम थिंग। फिर एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें दो स्टेटमेंट एक ही चीज़ कह रहे हैं, ट्राई टू डू ग्रेट थिंग्स मतलब कोशिश करो कि कुछ अच्छी चीज़ें करो, ठीक है। करो हिच योर वैगन टू अ स्टार, मतलब हिच योर वैगन टू अ स्टार, ठीक है। तो यहाँ मतलब क्या कह रहा है कि अपने प्रॉब्लम्स में से निकल के अपनी गाड़ी को ऊंचाई तक ले जाओ, ठीक है, मतलब प्रोग्रेस करो ऐसा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट की मीनिंग सिमिलर थी और वो सेम थिंग कह रही है ऑलमोस्ट, बट इनका कहने का तरीका अलग है, ठीक है। तो ये इमेजरी का यूज़ किया गया यहाँ पे। तो यही था हमारा इमेजरी। ऑल्दो बोथ द स्टेटमेंट सेज ऑलमोस्ट द सेम थिंग, वन ऑफ देम इज समहाउ मोस्ट इंटरेस्टिंग देन द अदर। मतलब क्या कह रहा है कि दोनों में से जो एक है स्टेटमेंट वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दूसरी वाली से। द फर्स्ट वन मेक्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट विदाउट अपीलिंग टू आवर इमेजिनेशन। जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी कि ट्राई टू डू ग्रेट थिंग्स, तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है जिसने हमारे इमेजिनेशन को ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया, ठीक है। और मतलब हम उसमें कुछ इमेजिन नहीं किए, वो नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट थी और वो बोल गया बंदा, ठीक है। इट यूजेज अ लिटरल लैंग्वेज और उसमें लिटरल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, ठीक है। द सेकंड एग्जांपल ऑन द अदर हैंड मेक्स द रीडर यूज हिज इमेजिनेशन टू परसीव अ स्पेशल इमेज। मतलब क्या कह रहा है, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रीडर के इमेजिनेशन को टच कर रहा है, मतलब सोच में
पढ़ रहा है, ठीक है। रीडर यूजेज हिज इमेजिनेशन टू परसीव अ स्पेशल इमेज, मतलब रीडर जो है वो सोच रहा है उस स्टेटमेंट को और उसे एक स्पेशल इमेज मिल रही है उस स्टेटमेंट से, ठीक है, और वो उस चीज़ को ज़्यादा इफेक्टिवली और क्लियरली समझ पा रहा है पहले वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, ठीक है। तो यही हमारा इमेजरी का यूज़ होता है, जिसमें राइटर और स्पीकर जो होता है वो ऐसे वर्ड्स को यूज़ करता है, इस तरीके से वर्ड्स को यूज़ करता है जिससे जो हमारा लिसनर और रीडर होता है उसके वो एक मेंटल पिक्चर क्रिएट कर पाए या फिर उसे फिजिकल सेंसेशन मिल सके, ठीक है। तो यही होता है हमारा फिगर ऑफ स्पीच इमेजरी। तो यूनिट 8 में हमारी यही 3 फिगर ऑफ स्पीचेस दिए थे। पहला हमने पढ़ा एलेगरी, दूसरा पढ़ा हमने सिंबल एंड थर्ड वन था हमारा इमेजरी। तो यही खत्म होता है हमारा यूनिट 8। सो आई होप कि आपको आज का यूनिट क्लियर हुआ होगा और आज के तीनों फिगर ऑफ स्पीच आपको समझ आए होंगे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। और ये हमारा पूरा एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने ब्लॉक 1 पूरा कवर किया है, ब्लॉक 1 के चारों यूनिट्स एंड ब्लॉक 2 के ये 4th यूनिट। हमारा ब्लॉक 2 भी आज कंप्लीट हो रहा है इस यूनिट के साथ। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अपना एग्जाम ईजिली और प्रॉपरली दे पाएँ। सो अगर आप मेरे साथ फर्दर ऐसे ही आगे पढ़ते रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।